हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठणी किस शैली का है? बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, कांगड़ा शैली का या किशनगढ़ शैली का? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और गलत कहाँ से हो रहे हैं, किन टॉपिक से हो रहे हैं, इन सब को फाइंड करिएगा जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली का है बड़ी ठणी सुप्रसिद्ध जो चित्र है। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है बड़ी ठणी चित्र शैली को। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। और इस चित्र को बनाया किसने था? मोरध्वज निहाल चंद्र ने, यानी इसके चित्रकार हैं मोरध्वज निहाल चंद। कौन है? मोरध्वज निहाल चंद। ध्यान रखिएगा, इसके चित्रकार का भी नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली में बड़ी ठणी चित्र बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताइए, गुर्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है? भील पाई जाती है, भील, कथोड़ी और गरासिया, ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और तो बहुत सारी जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी है जो प्रमुख रूप से? थारू है, बुक्सा है और बैगा है। तो ये सब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ पर गुर्जर बकरवाल जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं दिया गया है, हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पोलियो टीका की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टीका की या पेनिसिलिन की? बताइए, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? साल्क ने की थी। किसने की थी? साल्क ने की थी। ध्यान रखिएगा। तो पोलियो के टीका की खोज साल्क ने की, इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यहाँ पर लुई पास्चर ने किसकी खोज की है पूछा गया है, तो किसकी खोज की है? रेबीज रोधी टीका की। रेबीज होता किससे है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। किससे होता है? कुत्ते के काटने से। ध्यान रखिएगा, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए और डी, विटामिन ई और के, विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी? बताइए,
कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो कौन सी है? विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वसा में घुलनशील कौन सी है? वसा में घुलनशील ध्यान रखिएगा कीड़ा। कीड़ा, इस तरह आप इस ट्रिक के माध्यम से वसा में घुलनशील आसानी से याद रख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, यानी विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है जो वसा में घुलनशील है। ध्यान रखिएगा, जब आप वसा वाला याद कर लेंगे तो आपको जल में घुलनशील खुद ब खुद याद हो जाएगा, यानी एक आपको याद रहेगा तो दूसरा आपको याद करने में आसानी होगी। वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा, इस तरह ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉकिंस ने। किसने की? हॉकिंस ने खोज की। और विटामिन नाम किसने दिया? नाम पूछा जाए तो फंक। दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। नाम दिया सी फंक ने और विटामिन की खोज की हॉकिंस ने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही होगा। अगर वसा में घुलनशील पूछा जाता तो कौन कौन होते? विटामिन के होता, विटामिन ई होता, विटामिन डी होता और विटामिन ए होता, यानी कीड़ा। ट्रिक ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व एशिया। बताइए किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है? भारत के विषय में है ये क्वेश्चन, तो वर्ल्ड के विषय में है लेकिन ये भारत के विषय में है, तो किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए भारत में पर्वतों की रानी कौन है? पर्वतों की रानी कौन है? तो मसूरी है। पर्वतों की रानी पूछा जाए तो मसूरी शहर होगा। ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। बाकी और दोनों ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग के सामने सूरसिंह द्वारा निर्मित सूरसागर तालाब स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस दुर्ग के सामने सूरसिंह द्वारा निर्मित सूरसागर तालाब स्थित है? तो किस दुर्ग के सामने स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग के सामने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ? बाड़मेर में है। इसके ज़िले का नाम भी ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में है, पूछा जा सकता है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद जिले में है, ध्यान रखिएगा। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी जिले का नाम भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने, जम्मूबाई माता ने, शाकंभरी माता ने या शीतला माता ने? बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ? अभी मैंने आपको बताया ना, जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने रखी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राव जोधा के शासनकाल में कभी कभी शासक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो किसके शासनकाल में? राव जोधा के शासनकाल में करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नींव रखने की बात कही गई है तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी है? परिवार, राज्य, धर्म, शिक्षा। बताइए इनमें से कौन सी एक एजेंसी है जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की है? तो कौन सी है? ऑप्शन ए परिवार है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, वेडेश्वर मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मीणाओं का कुंभ,
शहरियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ या इनमें से कोई नहीं। बताइए, बेणेश्वर मेले को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? आदिवासियों का कुंभ। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। तो कुंभ है तो ये किन्हीं नदियों के संगम पर तो लगता ही होगा। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? सोम नदी, माही नदी और झाकम नदी। इन 3 नदियों के संगम पर वेणेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। लगता कब है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखिएगा। और यह लगता किस शहर में है, यानी किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा। जिले का नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। किस नदी के संगम पर लगता है? सोम नदी, माही नदी, झाकम नदी के संगम पर लगता है। यहाँ पर इसका अन्य नाम पूछा गया है, तो कौन सा है? आदिवासियों का कुंभ, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने पर होता है सुपोषण, कुपोषण, अधिपोषण या इनमें से कोई नहीं। बताइए, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होने पर क्या होगा? कुपोषण होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है? धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। बताइए, कौन सी फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है? तो गेहूं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। गेहूं के अलावा कौन कौन सी है रबी की फसल? चना है, सरसों है, जौ है, मटर है। ये सब कुछ प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आती है। धान, मक्का, मूंगफली, ये कौन सी फसलें हैं? ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तो ध्यान रखिएगा, सभी को यहाँ पर रबी की फसल के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। यह कथन सही होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? मेहर, स्त्रीधन, दहेज, वधू शुल्क। बताइए, इनमें से कौन सा एक है जो वर द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? तो कौन है? मेहर है। मुस्लिम संप्रदाय में ये मेहर वाली प्रथा प्रचलित है ना, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। बताइए, यह कथन कैसा है? तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, असुमेलित को छांटिए। पुष्कर अजमेर में लगता है। कैला देवी मेला कुरैली में लगता है। कानन मेला बाड़मेर में लगता है। बलदेव पशु मेला डूंगरपुर में लगता है। बताइए, इनमें से कौन सा है जो गलत है? तो कौन सा है? डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है। बलदेव पशु मेला डूंगरपुर में नहीं लगता। यह कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? नागौर जिले में लगता है, ध्यान रखिएगा। डूंगरपुर में कौन सा लगता है? बेणेश्वर मेला लगता है। कौन सा लगता है? वेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, ध्यान रखिएगा। और बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है। तो ये असुमेलित है, बाकी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? तो किसको शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, इसको शामिल नहीं किया जाता है आकलन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। कौन कौन सी तकनीकी है? देखिए। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? यानी इनमें से हम किसके द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सकते हैं? तो बताइए किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शन बी यानी फर्स्ट और फोर्थ के द्वारा किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा और मौखिक परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख। बताइए इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए। बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। बताइए बाला का पूरा रूप क्या है? तो क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए इसका फुल फॉर्म भी समझिए। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म ये है, ध्यान रखिएगा। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। क्या फुल फॉर्म है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हिंदी में इसका पूरा नाम दिया गया है। इंग्लिश में भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी तो आपको पहचानने में आसानी होगी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बाला का पूर्ण रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या उपरोक्त सभी। बताइए छात्रों के सीखने के लिए प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी है, ग्रंथालय भी है और सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी है सीखने के प्रमुख संसाधन। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या उपरोक्त सभी। बताइए पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो ये सभी, नेशनल ज्योग्राफी भी, डिस्कवरी भी, एनिमल प्लैनेट भी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। बताइए क्या है TLM का अर्थ? तो क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्यपुस्तक या श्यामपट्ट। बताइए इनमें से कौन सी क्रिया है जो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो कौन सी है? विज्ञान क्लब है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी हैं। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यह सिर्फ दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में होता है? नहीं, कहीं भी कर सकते हैं चार्ट का प्रयोग, किसी भी विषय में। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है क्यों नहीं है? तो इसलिए कथन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। बताइए इनमें से कौन सी है जो प्रक्षेपित सामग्री है? तो OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपित सामग्री है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी OHP, यह क्या है? प्रक्षेपित सामग्री है। और कौन सी है? दृश्य सामग्री, यानी दृश्य भी है और प्रक्षेपित सामग्री है, ध्यान रखिएगा। और जो तीनों हैं यानी बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड, ये सब क्या हैं? ये सब अप्रक्षेपित सामग्री हैं। अप्रक्षेपित है, ध्यान रखिएगा। कौन सी सामग्री है? अप्रक्षेपित है बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। प्रक्षेपित होगी OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम को पूरा करेंगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार हैं। वह अपना समय बिताना चाहता है। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टी के बारे में पूछ रहा है, यानी वे जहाँ घूमने गए थे उसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो यह किस लिए कर रहा है? विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, यह जानने के लिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बताइए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यह पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना नहीं। उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना नहीं। तो नहीं है ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। बताइए क्या नहीं करेंगे इनमें से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए? तो ऑप्शन डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो वह कैसे सीखेंगे? जब वे उत्तर ही जान जाएंगे तो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। बताइए, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बाकी ये सब नहीं होंगे।
पर्यावरण अध्ययन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य या ये सभी? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।